क्या सच में कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है? देखिए, 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले, तो एक पूरी पीढ़ी से एक सीधा सा वादा किया गया था। अच्छा पढ़ो, खूब मेहनत करो और एक बेहतर जिंदगी तुम्हारी होगी। कई सालों तक इसी एक वादे ने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी, उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन आज देश के सबसे युवा, सबसे मेहनती लोगों के लिए यही वादा एक टूटे हुए सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे सफलता की सीढ़ी के बीच के डंडे ही किसी ने निकाल दिए हों। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इस पूरी हकीकत को आज परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, आपका एक नॉर्मल दिन चल रहा है और तभी फोन पर एक मैसेज आता है जो आपकी दुनिया हिलाकर रख देता है। मुंबई में रहने वाली कामाक्षी भट्ट के साथ बिल्कुल यही हुआ। कोई बातचीत नहीं, कोई मोल भाव की गुंजाइश नहीं, बस एक ठंडा सपाट सा हुक्म। यह सिर्फ किराया बढ़ने का नोटिस नहीं था, ये उस बेबसी का, उस लाचारी का एहसास था जिसका सामना आज देश के लाखों युवा पेशेवर हर रोज कर रहे हैं। 30%। जरा इस नंबर पर एक पल रुकते हैं। ये कोई मामूली 2-4% की बढ़ोतरी नहीं थी। ये एक ही झटके में कामाक्षी के किराए को 60,000 से सीधे 84,000 रुपए पर ले गया। ये एक तरह का वित्तीय भूकंप था जिसने न सिर्फ उनके महीने का पूरा बजट बिगाड़ दिया, बल्कि उन्हें एक गहरे मानसिक तनाव में भी डाल दिया। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आर्थिक असुरक्षा का चेहरा है जो आज अच्छा खासा कमाने वाले पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स की जिंदगी को भी दीमक की तरह खा रही है। और देखिए, बात सिर्फ कामाक्षी की नहीं है। बैंगलोर में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल सांची का किराया अचानक लगभग 50% बढ़कर 45,000 से 65,000 रुपये हो गया। मुंबई में जैनब और हुसैन 2.5 करोड़ का बजट लेकर एक ठीक ठाक 3 BHK घर ढूंढ रहे थे। उन्हें कुछ नहीं मिला। हार कर अपने सपनों का घर खरीदने के लिए उन्हें 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अलग अलग शहर, अलग अलग लोग, लेकिन कहानी एक ही है जो एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है। ये अब किसी एक इंसान की समस्या नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी का संकट बन चुका है। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वो सामाजिक वादा, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिस पर हमारी पूरी पीढ़ी ने भरोसा किया था, वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। 1991 के बाद उम्मीद जगी थी कि अगर नियमों से चलोगे, मेहनत करोगे, तो एक स्थिर और सुरक्षित जीवन मिल जाएगा। लेकिन आज वही पीढ़ी खुद को एक ऐसे खेल में फंसा हुआ पाती है जहां नियम ही बदल दिए गए हैं और मंजिल लगातार दूर होती जा रही है। ये सवाल आज सबके मन में है कि अगर देश के सबसे होनहार और मेहनती लोग भी एक बुनियादी आर्थिक स्थिरता नहीं पा रहे हैं, तो आखिर सिस्टम में गड़बड़ कहाँ है? चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं और उन गहरी जड़ों को खोदकर निकालते हैं जिनकी वजह से ये संकट इतना बड़ा हो गया है। तो हमारे विश्लेषण का पहला भाग है एक पहुंच से बाहर का सपना। यहां हम उन बुनियादी आर्थिक कारणों को देखेंगे जो घर को सचमुच एक सपना बना रहे हैं। हम आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि आखिर ये सारा गणित गड़बड़ा कहां रहा है। साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो की एक बहुत मशहूर थ्योरी है। ये कहती है कि इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब तक ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कोई भी इंसान अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों के बारे में, जैसे करियर में आगे बढ़ना या कुछ नया सीखना, इनके बारे में सोच भी नहीं सकता। घर सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं है, ये सुरक्षा की, स्थिरता की और सपनों की नींव है। और आज यही नींव, यही बुनियाद पूरे एशिया में खतरनाक तरीके से दरक रही है। IIT बॉम्बे की एक हालिया स्टडी बताती है कि एशिया पैसिफिक रीजन के 91% शहर रहने के लिहाज से पहुंच से बाहर हो चुके हैं और भारत इस संकट के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब ये सिर्फ हमारी लोकल समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल का हिस्सा है। ये स्लाइड इस संकट की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। प्राइस टू इनकम रेशियो का सीधा सा मतलब है कि एक औसत घर खरीदने के लिए एक परिवार को अपनी पूरी की पूरी कमाई कितने साल तक बचानी होगी। दुनिया भर में ये अनुपात 3 से 5 साल का माना जाता है। दिल्ली में ये 10 साल से ज्यादा है और मुंबई में ये आंकड़ा 14.3 साल का है। जरा सोचिए इस पर। 14 साल तक न कुछ खाना, न पीना, न कोई और खर्च करना, अपनी कमाई का एक एक पैसा सिर्फ घर खरीदने में लगाना। ये कोई प्लानिंग नहीं है, यह असंभव है। और ये आंकड़ा शायद इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। भारत की लगभग 96% शहरी आबादी फॉर्मल मार्केट में एक घर खरीदने में आर्थिक रूप से असमर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शहरों को चलाने वाली, उनमें काम करने वाली लगभग पूरी की पूरी आबादी अपने ही शहर में एक छोटा सा घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकती। उन्हें हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करने पर मजबूर किया जाता है। तो ये तो हुई आर्थिक बातें, लेकिन अब देखते हैं कि ये आर्थिक समस्या कैसे एक गहरे सामाजिक संकट में बदल रही है। क्योंकि जब सिर पर छत की चिंता होती है, तो उसका असर सिर्फ बैंक अकाउंट पर नहीं, बल्कि रिश्तों पर, फैसलों पर और पूरे समाज के ताने बाने पर पड़ता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह।
ये एक लाइन आज के भारतीय मिडिल क्लास की पूरी हकीकत बयां कर देती है। सैलरी औसतन सालाना 5 से 7% बढ़ती है, लेकिन मेडिकल खर्चों की महंगाई 15% की दर से बढ़ रही है। सीधा सा मतलब है, परिवार में एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की बचत खत्म करके आपको गरीबी में धकेल सकती है, क्योंकि आपके पास घर जैसी कोई मजबूत संपत्ति नहीं है जो आपको सुरक्षा दे। और इस आर्थिक असुरक्षा का असर बहुत दूर तक जा रहा है। जब युवा एक घर का खर्च नहीं उठा सकते तो वो शादी जैसे बड़े फैसले टाल देते हैं। जब शादियां देर से होती हैं तो परिवार बढ़ाने का फैसला भी टल जाता है। एक सर्वे में 40% लोगों ने माना कि वे बच्चों की परवरिश का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। नतीजा, भारत की फर्टिलिटी रेट पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है। भविष्य में ये जापान और साउथ कोरिया जैसी स्थिति बना सकता है। एक बूढ़ा होता समाज और उसकी देखभाल के लिए काम करने वाले युवाओं की कमी। तो क्या ये सब सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है, या फिर इस खेल के नियम ही कुछ लोगों के पक्ष में लिखे गए हैं? अब हम पड़ताल के उस हिस्से में हैं जहां हम उन सिस्टमिक फेलियर्स का पर्दाफाश करेंगे जो इस बाजार को आम आदमी के लिए एक धांधली भरा खेल बना देते हैं। ये है भारतीय रियल एस्टेट बाजार का सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ करोड़ों लोगों को रहने के लिए एक सस्ता घर चाहिए, दूसरी तरफ देश के 8 बड़े शहरों में लगभग 9 लाख फ्लैट खाली पड़े हैं बिना बिके हुए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो घर बनाए जा रहे हैं वो जरूरत के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। ये लग्जरी फ्लैट्स हैं जिन्हें खरीदने वाले बहुत कम हैं। ये दिखाता है कि बाजार पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो फिर घरों की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार। एक बिल्डर को कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 60 से भी ज्यादा अलग-अलग विभागों से मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, और कहा जाता है कि हर विभाग में रिश्वत एक जरूरी खर्च बन चुकी है। ये सारा पैसा जो भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता है, आखिर में घर की कीमत में जोड़ दिया जाता है, और इसकी पूरी कीमत एक ईमानदार टैक्स देने वाला खरीदार चुकाता है। और फिर इस खेल में एंट्री होती है काले धन की। देखिए, सरकार हर इलाके के लिए एक सर्कल रेट तय करती है जो प्रॉपर्टी का न्यूनतम सरकारी दाम होता है, लेकिन असली बाजार का दाम उससे कहीं ज्यादा होता है। मान लीजिए एक फ्लैट का मार्केट प्राइस 2 करोड़ है, पर उसका सर्कल रेट सिर्फ 1.5 करोड़ है, तो रजिस्ट्री होगी 1.5 करोड़ पर, और बाकी के 50 लाख रुपए कैश में यानी काले धन के रूप में लिए जाएंगे। अब सोचिए, एक नौकरी करने वाला इंसान जो बैंक से लोन लेकर घर खरीदना चाहता है, वो ये 50 लाख रुपए कैश कहां से लाएगा? इस सिस्टम ने ईमानदार खरीदारों को खेल से लगभग बाहर ही कर दिया है। तो इन मुश्किल हालातों में आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, और क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? हमारे विश्लेषण के इस आखिरी हिस्से में हम इन्हीं दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे कि लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं और असली समाधान क्या हो सकते हैं। इस आर्थिक दबाव ने युवाओं को 2 बिल्कुल उल्टे रास्तों पर धकेल दिया है। एक तरफ वो हैं जो सोचते हैं जब कभी घर खरीद ही नहीं सकते तो भविष्य के लिए बचत करके क्या फायदा, और वो अभी खरीदो बाद में चुकाओ और क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। आरबीआई का डेटा बताता है कि क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 1 साल में 28% बढ़े हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर खर्च में कटौती करते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को मारते हैं और एक एक पैसा बचाते हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो घर खरीद पाएंगे। ये दोनों ही रास्ते अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक। इस समस्या का असली और टिकाऊ समाधान सिर्फ बड़े स्तर पर सिस्टम में सुधार करके ही हो सकता है। सरकार को किफ़ायती घरों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। बिल्डरों के लिए 60 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना होगा ताकि भ्रष्टाचार कम हो। शंघाई जैसा मॉडल अपनाया जा सकता है जहां हर लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर को कुछ सस्ते घर भी बनाने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी, लैंड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल करके और कैश लेनदेन पर लगाम लगाकर काले धन के इस खेल को खत्म करना होगा। लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सुधरता तब तक एक व्यक्ति के तौर पर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो इस सोच को बदलना होगा कि किराए पर रहना एक नाकामी है। मुंबई जैसे शहर में ये एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अपनी पहुंच से बाहर की प्रॉपर्टी के लिए भारी ईएमआई के जाल में फंसने के बजाय उस पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना सीखना होगा। इस माहौल में फाइनेंशियल लिटरेसी ही सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में हम इस एक सवाल पे आके रुक जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर देश छोड़ने की बातें बहुत आम हो गई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव अपनी जगह हैं, लेकिन दिन के आखिर में हर नागरिक अपने देश से कुछ बुनियादी चीज़ों की उम्मीद तो करता ही है। सिर पर एक सुरक्षित छत, सांस लेने के लिए साफ हवा और खाने के लिए सुरक्षित भोजन।
सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम अपने सबसे मेहनती और ईमानदार नागरिकों से किया गया इस सबसे बुनियादी वादा भी पूरा कर पा रहा है? इस पर सोचने